नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां 4 महीने से कार्यवाहक सरकार काम कर रही है। मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक प्रधानमंत्री है जो चुनाव कराने को तैयार नहीं है। और इस बीच शेख हसीना के शासनकाल में जो भी फैसले हुए थे उन्हें बांग्लादेश की सरकार पलटने में जुटी हुई है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता से जुड़े तमाम निशानों को मिटाया जा चुका है और अब बांग्लादेश की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश बनाने में हिंदुस्तान का नहीं था कोई योगदान। इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सीरिया में एक और शहर पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। जो बाइडेन के फैसले पर अमेरिका में उठे सवाल। और चलते चलते में देखेंगे युद्ध से मालामाल हुई हथियार कंपनी। शेख हसीना की सरकार इतिहास बन चुकी है। तख्ता पलट को करीब 4 महीने हो गए हैं और इन 4 महीनों में बांग्लादेश के हालात सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार अब बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने की कोशिश में जुट गई है। पहले ही बांग्लादेश के जनक माने जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी यादों को मिटाया जा रहा है। सरकार अपने मन के मुताबिक अब इतिहास में फेरबदल कर रही है। और इस बीच एक खबर बांग्लादेश के हाईकोर्ट से भी आई है, जिसमें कोर्ट ने 21 अगस्त 2004 को ग्रेनेड हमले केस में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के लौटने का रास्ता साफ हो गया है। रहमान कई सालों से लंदन में रह रहे हैं। तारिक रहमान के बरी होने के बाद बीएनपी के वरिष्ठ नेता और ढाका के मेयर रहे मिर्जा अब्बास ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान को बांग्लादेश का विरोधी करार देते हुए यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान बांग्लादेश की तरक्की नहीं चाहता, यहां तक कि वो बांग्लादेश बनाने के हक में भी नहीं था। हिंदुस्तान का मकसद बांग्लादेश बनाने का कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान 2 हिंदू देश बनाना चाहता है। ये चटगांव पर कब्जा करना चाहते हैं। हर कोई कहता है कि बांग्लादेश एक छोटा और गरीब देश है, लेकिन मैं मानता हूं कि बांग्लादेश एक उदार और मजबूत देश है। हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए कि हमारे पास छोटी सेना है, लेकिन 1971 में हमने बिना ट्रेनिंग के लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश के 20 करोड़ लोग सैनिक हैं। मिर्जा अब्बास ने कहा, यहां तक कि इसी साल तानाशाह हसीना को हमारे बेटों और बेटियों ने बिना हथियार के सत्ता से हटाया। हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराया, लेकिन हिंदुस्तान ने बांग्लादेश नहीं बनाया, हमने बांग्लादेश मुक्त कराया। हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान को बांटा और यह अपने स्वार्थ में किया, ना कि हमारे स्वार्थ के लिए। बीएनपी के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने भी हिंदुस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने को हिंदुस्तान पचा नहीं पा रहा। हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हिंदुस्तान का व्यवहार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है, जो कि हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं को, खासतौर पर इस्कॉन से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की कोशिश तेज हो रही है। चटगांव में इस्कॉन से जुड़े एक और धर्मगुरु श्यामदास प्रभु को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक श्यामदास प्रभु जेल में बंद चिन्मय प्रभु से मिलने गए थे, जहां से उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने श्याम प्रभु की गिरफ्तारी के बारे में कहा कि एक अन्य ब्रह्मचारी श्यामदास प्रभु को चटगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बांग्लादेश मीडिया में इस बारे में कोई खबर नहीं है। वहीं बांग्लादेश में ढाका हाईकोर्ट के इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार करने के बाद कट्टरपंथी समूहों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई में नाटो पर्दे के पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब नाटो और रूस आमने सामने मैदान में उतरने की तैयारी में है। जंग का मैदान बना है सीरिया, और इसलिए सीरिया की जंग को यूक्रेन, रूस या इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दुनिया की महाशक्तियां सीरिया की जंग में सीधे सीधे उतरने लगी है। ईरान, रूस, अमेरिका, तुर्की, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन सभी सीरिया की जंग में कूद चुके हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीरिया की जंग का दायरा बढ़ा तो विश्व युद्ध शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सीरिया के अलेप्पो में हयात तहरीर अल शाम एचटीएस के विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। अब वो हमा की ओर बढ़ रहे हैं। सीरिया की सेना फिलहाल अस्थायी रूप से इन दोनों इलाकों से हट गई है, जिससे दोबारा हमला करके इलाके पर कब्जा कर सके। विद्रोहियों के आगे बढ़ने से मिडिल ईस्ट गहरे संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। इन विद्रोहियों को अलेप्पो के सेंट्रल स्क्वायर, सिटाडेल एयरपोर्ट समेत कई स्थानों पर देखा गया। सीरियाई सेना पीछे हटी तो मौके का फायदा उठाकर कुर्दिश मिलिशिया समूह वाईपीजी ने अलेप्पो के बाहरी इलाकों में कब्जा जमा लिया।
बशर अल असद की सरकार के पास अलेप्पो का एक ही हिस्सा बचा है। हयात तहरीर अल शाम HTS अल नुसरा फ्रंट का बदला हुआ नाम है। ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसने अल कायदा, मुजाहिदीन शुरा काउंसिल और आर्मी ऑफ कॉन्क्वेस्ट के साथ काम किया है। कहा जाता है कि ये सुन्नी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इनके संगठन में करीब 10,000 लड़ाके हैं। अमेरिका पर इनकी मदद का आरोप भी लगता रहता है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि इस संगठन से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन नाटो देश तुर्की खुलकर इन विद्रोहियों की मदद कर रहा है और इस बीच रूस सीरिया की सरकार को बचाने के लिए खुलकर मैदान में कूद चुका है। वो HTS के ठिकानों पर हमले कर रहा है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अचानक ये लड़ाई कैसे भड़क उठी। दरअसल 2020 में तुर्की और रूस के बीच एक समझौता हुआ था और इसके बाद सीरिया के उत्तर पश्चिम में लड़ाई रुक गई थी। सीरिया की आर्मी ने देश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस को युद्ध में फंसा दे अब तुर्की ने समझौते को तोड़ दिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजरायल और अमेरिका ने तुर्की के अभियान को फुल सपोर्ट दे रखा है, जिसके बाद रूस ने बशर अल असद को ज्यादा सैन्य सहायता भेजने का ऐलान कर दिया और विद्रोहियों पर हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। रूस के मैदान में आने के बाद अब अमेरिका हरकत में है, जिससे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल अब 50 दिन का बचा है, लेकिन बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में जो फैसला लिया उससे वो सवालों में आ गए हैं। बाइडेन ने अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में अपने बेटे को माफी दे दी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान जारी कर कहा कि आज मैंने बेटे हंटर को माफी दे दी है। जब से मैंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, मैंने कहा है कि न्याय विभाग के फैसलों में दखल नहीं दूंगा और मैंने अपना ये वादा निभाया भी है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है और गलत तरीके से उस पर मुकदमा चलाया गया। उस पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे। मुझे लगता है कि अमेरिकी समझेंगे कि ये एक पिता और राष्ट्रपति ने फैसला क्यों लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी से लेकर गैर कानूनी रूप से हथियार रखने, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करने और झूठी गवाही देने जैसे आरोप है। डेलवेयर की कोर्ट में हंटर ने टैक्स चोरी और गैर कानूनी रूप से बंदूक रखने की बात स्वीकार कर ली थी। आरोप है कि हंटर बाइडेन ने जानबूझकर आयकर का भुगतान नहीं किया था। वो 2017 और 2018 में $15 लाख से ज्यादा का टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए थे। इन 2 सालों में उनकी कमाई पर लगभग $1 लाख से अधिक का बकाया है। अगर जो बाइडेन ने अपने बेटे को माफी नहीं दी होती तो उन्हें जीवन भर जेल में रहना पड़ सकता था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो हंटर बाइडेन को सख्त सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब बाइडेन की दी गई माफी के बाद ट्रंप के लिए हंटर को सजा दिलाने के रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप अब हंटर की माफी का फैसला बदल नहीं सकते। ट्रंप ने हंटर की माफी पर जो बाइडेन पर निशाना जरूर साधा है। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया में चल रही जंग से किसे हुआ फायदा। दुनिया के अलग अलग कोने पर युद्ध चल रहा है, तो कई जगह युद्ध के हालात बने हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन में जंग या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता तनाव, इनके कारण भले ही दुनिया दहशत में आ गई हो, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसे इसका भरपूर फायदा मिला। जंग के बीच हथियार बनाने वाली कंपनियों की चांदी हो गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की नई रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं कि युद्ध और तनाव के चलते हथियारों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है, जिससे इन्हें बनाने वाली कंपनियों के रेवेन्यू में भारी उछाल आया है। दरअसल सिप्री ने दुनिया की टॉप 100 हथियार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें पेश किए गए आंकड़ों के तहत वैश्विक हथियार कंपनियों के रेवेन्यू में साल 2023 में ही सालाना आधार पर 4.2% का इजाफा हुआ है और ये $632 अरब तक बढ़ गया है। इन कंपनियों के व्यापार में ये उछाल अलग अलग देशों के बीच चल रहे संघर्षों और बढ़ते तनाव के बीच हथियारों की जबरदस्त बिक्री को दर्शाती है। इस रिपोर्ट में हथियार बिक्री के इस व्यापार में टॉप वर्ल्ड प्लेयर्स का नाम भी जारी किया गया है। हथियारों के प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका ने ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। टॉप 100 में अमेरिका की 41 कंपनियों ने $317 अरब का योगदान दिया, जो हथियार कंपनियों के कुल वैश्विक रेवेन्यू का 50% के आसपास है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चाहे वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना हो या फिर नाटो सहयोगियों की तरफ से सैन्य खर्च में बढ़ोतरी, इससे अमेरिकी कंपनियों को ही फायदा हुआ है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी कंपनियां लिस्ट में सबसे आगे रही।
जिसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है। चीन में हथियार प्रोडक्शन और बिक्री में सालाना आधार पर 0.7% की कमी आई है और ये 2019 के बाद सबसे कम है। जबकि हिंदुस्तान का कारोबार बढ़ा है। हिंदुस्तान का आर्म्स रेवेन्यू 2023 में 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2022 की तुलना में 5.8% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। सिप्री टॉप 100 में भारत की 3 कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL शामिल है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।